Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the Octahedron Chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है, ये बेसिकली चैप्टर नंबर 2 के जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी था एक्सरसाइज. ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर कुछ लेक्चर्स ज्यादा बन गए और इंशाल्लाह आज मैं इसको कंपाइल भी करूंगा. खत्म हो जाएंगे आज, इसको कब कंप्लीट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बट कॉपर कैन नॉट. देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस पढ़ी थी, या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी. वहां पे ये बात हमने डिस्कस किया था बेटा कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है, वो उन तमाम एलिमेंट्स को उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो. ठीक है, इट इज बिकॉज जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है. ठीक है, तो उसे को रिड्यूस कर सकता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है. इसलिए जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर चीजें पढ़ी थी, उस एप्लीकेशन को अगर आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर को इसी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको वहां से डिटेल मिल जाएंगे. अदरवाइज यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है. देखिए, सवाल बेसिकली ये है कि आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें कॉपर जो है सल्फेट का सोल्यूशन है और एक जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है. अगर आप जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर मैग्नीशियम पैलेट्स को डालेंगे या पीसेस ऑफ मैग्नीशियम को उसके अंदर डाल दें मेटल को, तो मैग्नीशियम क्या कर देता है बेटा, जिंक मेटल को डिस्प्लेस कर देगा. लेकिन अगर आप इसी जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर कॉपर को डालें ना, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता. सिमिलरली अगर आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर भी मैग्नीशियम को डाल दें तो मैग्नीशियम डिस्प्लेस करेगा. तो इसका सिंपल बेसिक रीजन यही है कि बेटा याद रखिएगा, एक्टिविटी सीरीज के मुताबिक सबसे ज्यादा जिनकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है मैग्नीशियम, इसके बाद जिंक और सबसे आखिर में आता है कॉपर. इन अदर वर्ड, जिसकी सबसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो किसकी होती है बेटा, वो मैग्नीशियम की होती है. इससे थोड़ा ज्यादा किसकी होगी बेटा, जिंक की, और सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर की होती है. तो हम यहाँ पे सिंपल इसका आंसर क्या करेंगे बेटा, इसका आंसर हम करेंगे कि एक्टिविटी सीरीज determine the reactivity of क्या है बेटा, एन एलिमेंट. अब चूंकि यहाँ पे हमें मेटल दिया हुआ है तो हम यहाँ पे मेटल भी लिख सकते हैं, मेटल. ठीक है, एज द increasing order of reactivity of metal shows that कि मैग्नीशियम कि सबसे ज्यादा है बेटा, देन जिंक और देन कॉपर. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है वो मैग्नीशियम के सबसे ज्यादा, देन जिंक एंड फाइनली कॉपर. तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन भी देखें तो इसमें रिएक्शन क्या होगा बेटा, इफ अगर हम मैग्नीशियम को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर पुट करें, then they will cause a reaction and the displacement would happen and magnesium sulfate is formed and zinc metal become reduced. ठीक है, इसी तरह से अगर हम क्या करें बेटा, अगर हम जिंक को क्या करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिस्प्लेस करें, then there would be no reaction, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा. इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम को बेटा पुट करें किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, देन दे विल फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट
and copper become reduced. And if we put copper into, you can say, magnesium sulfate, then there would be no reaction. इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम बाकी भी लिखे इसमें, फॉर एग्जांपल जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालें, देन जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड एंड कॉपर बिकम रिड्यूस्ड। सिमिलरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम कॉपर को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर पुट करें, देन देयर वुड बी अ नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन कॉपर मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर रहा। सिमिलरली जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, लेकिन कॉपर जिंक सॉल्यूशन से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हेंस हम कह सकते हैं, हेंस क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस, क्या कर सकते हैं बेटा, डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, बट कॉपर कैन नॉट। यस, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद बेटा अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से है। और इस क्वेश्चन के अंदर ना बेटा पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बेसिकली आपकी फॉर्मेटिव है, विंकलर मेथड से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो आपके सिलेबस में फॉर्मेटिव टॉपिक है वो बेसिकली मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, टॉपिक्स के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और कुछ तो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करते वक्त भी साथ साथ डिस्कस किया है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि बैलेंसिंग से रिलेटेड है। तो ये दो क्वेश्चन हम करेंगे अभी। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा हुआ बेटा कि कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट solution when the current of 2 ampere flows for 30 minutes। देखिए ये इस तरह के न्यूमेरिकल हमने बहुत सारा डिस्कस सॉल्व भी किया है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से भी, कॉन्सेप्ट असेसमेंट से भी किया है हमने, एग्जांपल से भी किया हुआ है। तो इसको भी हम जल्दी जल्दी यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं बेटा। सवाल बेसिकली आपसे पूछा हुआ है कि आपने मास ऑफ कॉपर फाइंड करनी है, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म कर रहे हैं किसका बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, और इसके लिए जो करंट पास कर रहे हैं, करंट की वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर, और टाइम फॉर इलेक्ट्रोलिसिस कितना दिया हुआ है, 30 मिनट्स दिया हुआ है। तो इसको भी हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन डेटा है बेटा, करंट आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर और टाइम आपको दिया हुआ है 30 मिनट्स। कितना दिया हुआ है, 30 मिनट्स। अब आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 1800 सेकंड्स। अच्छा जी, ये आपके पास टाइम आ गया, और आपको दिया हुआ है मोलर मास ऑफ कॉपर दैट इज 63.5, इट इज बेसिकली एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। एन की वैल्यू मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। क्यों बेटा, क्योंकि कैथोड रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर प्लस 2 दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और कॉपर जो है ये डिपॉजिट हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिक्वायर्ड होगा एक मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए। तो एन की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, और फेरेडे कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है कि 96,500 कूलम्स होती है, ठीक है, ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें हम पहले चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद मास को डिस्कस करेंगे, डिटरमिन करेंगे। देखिए चार्ज को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T, ठीक है। अब I की वैल्यू 2 है और चार्ज आपको कितना दिया, I की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 2, और टाइम आपको दिया हुआ है 1800 सेकंड्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द टोटल चार्ज दैट इज 3600 कूलम्स। आप इसको मल्टीप्लाई करें, आप 3600 कूलम आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर टोटल चार्ज दैट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस।
इसके बाद दूसरा हमने करना है बेटा कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ कॉपर, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, दैट इज, ये बेसिकली फैराडे लॉ से है, अकॉर्डिंग टू, आप यहां पर लिख सकते हैं फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ, ठीक है। मास किसके बराबर होता है बेटा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय फैराडे कांस्टेंट। तो इन सब की वैल्यूज हमें दिया हुआ है, 3600 कूलम चार्ज यहां से हमने फाइंड किया, 63.5 ये हमारा मोलर मास है कॉपर का, और n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 है। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, यू विल गेट द मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिट, कितना आएगा बेटा, मास कितना आ रहा है यहाँ पे 1.18 ग्राम, ये मास आ रहा है बेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि hence 1.18 grams of copper is deposited at the cathode, ठीक है। तो ये आंसर है बेटा, इसमें और कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिए, इसको भी हमने बहुत डिटेल में लेक्चर में किया हुआ है, यहाँ पे मैं क्विकली करूंगा, तमाम स्टेप्स आपको वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर ए है बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है, मैंगनीज का ऑक्साइड है बेटा MnO2 प्लस HCl, दे विल फॉर्म MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देखिए, इसमें तमाम स्टेप्स को मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, हम यहाँ पे तमाम स्टेप्स नहीं लिखेंगे, जस्ट मैं आपको एक दो स्टेप्स के अंदर इसको कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन स्टेप्स मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। देखिए, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, जिसमें आपने तमाम के तमाम स्पीशी के तमाम एटम्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टेप नंबर 1 देखें तो MnO2 प्लस HCl, दे विल फॉर्म, क्या बनेगा बेटा, दे विल फॉर्म MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है। अब आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करना था बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करना है। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन का -2 होता है, मल्टीप्लाई बाई 2, -4, इक्वेशन की दूसरी साइड लेके जाए +4 आ जाएगा। मैग्नीशियम यहाँ पे, सॉरी मैग्नीज यहाँ पे +4 है, क्लोरीन यहाँ पे -1 के साथ है, और हाइड्रोजन +1 के साथ। यहाँ पे क्लोरीन -1 मल्टीप्लाई बाई 2, -2, इक्वेशन की दूसरी साइड लेके जाओ +2, यहाँ पे मैंगनीज की होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन का यहाँ पे +1 होता है बेटा, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, और क्लोरीन यहाँ पे 0 है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है बेटा, उसमें आपने आइडेंटिफाई करनी है कि किस एटम की दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। जस्ट आपने चेंज वाले को आइडेंटिफाई करना है, बाकी को आपने दोबारा से अगेन यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है। जैसे कि अगर हम लिखे यहाँ पे अगेन इसको, तो मैंगनीज MnO2 सॉरी मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस HCl, दे विल फॉर्म MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अगर आप जरा गौर से देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी चेंज हुई बेटा, मैंगनीज की +4 से +2 हो गया, तो एक तो मैंगनीज की +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है, और दूसरा क्लोरीन यहाँ -1 था, यहाँ पे 0 है बेटा, बाकी सारा सेम है, तो आप दोबारा उसके ऊपर ना लिखे। इसके बाद हमने क्या करना है, एक ब्रिज ड्रॉ करनी है, ठीक है। ब्रिज ड्रॉ करने के बाद हमने क्या बताना है बेटा, कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को यहाँ पे बताना है। सो मैंगनीज +4 से कहां पे चला गया बेटा, ये चला गया है +2 के अंदर, और क्लोराइड कहां पे चला गया बेटा, -1 से 0 में। अब आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करें, या सिंपल आप कहें कि ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन, और अगर इंक्रीज हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो एक ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन हुआ। अगले स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीडेशन में लॉस हुआ और कितने इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में गेन हुआ, ये स्टेप है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं दोबारा से इक्वेशन को, MnO2 प्लस HCl दे विल फॉर्म, ठीक है, दे विल फॉर्म क्या बनेंगे बेटा, HCl, यहां पे मैं जरा नीचे करके लिख देता हूं, HCl दे विल फॉर्म मैंगनीज डाइक्लोराइड Cl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन के अंदर देखें तो मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूं कि ये जो रिच लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे मैंगनीज के साथ और यहाँ पे क्लोरीन के साथ। ठीक है, अब अगर आप जरा देखिए ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है। देखिए मैंगनीज ने +4 से +2 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, बेसिकली रिडक्शन में गेन होता है, तो यहाँ पे हम रिडक्शन करके लिखेंगे, रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया बेटा, इसको हम प्लस के साथ लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, गेन किया है। ठीक है, और क्लोरीन ने -1 से 0 जाने में 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, +1 इलेक्ट्रॉन। अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, इनके इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे जो लॉस ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, आपस में बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा से इक्वेशन को लिखते हैं, MnO2 प्लस HCl दे विल फॉर्म MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग अ सूटेबल डिजिट। ठीक है, हमने इक्वेट करनी है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर आप जरा देखें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन है, इसको बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये आंसर आएगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। तो लॉस एंड गेन आपस में बराबर हो गया। अब इसी मल्टीप्लायर को हमने कोएफिशिएंट के साथ लिख देनी है। अब कोएफिशिएंट के साथ लिखते वक्त आपने ये चीज देखना है कि आपका जो स्पीशी है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे ऑलरेडी पहले से है या नहीं है, उसी हिसाब से हमने इसको लिखना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा फाइनली MnO2 प्लस HCl। अब HCl यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे हमने 2 लगा देना, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 HCl लगा देंगे। दिस विल गिव राइज MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, अब आपके पास आ गया बेटा, बाकी मैंगनीज भी बैलेंस हो गया और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब आप जरा देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, इसको बैलेंस करने के लिए तरीका ये बेटा, आपने इंस्पेक्शन मेथड से करना है या हिडन ट्रायल मेथड से करना है। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि आपने सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके इसको जो कॉमन बैलेंसिंग मेथड होता है उसके जरिए बैलेंस करना है। अब पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 1, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे 2। ठीक है, तो ये 2 आ गया, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया बेटा। अब हाइड्रोजन देखें, यहाँ 4 है, 2 × 2 4, तो दिस इज योर बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन, ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, दिस इज द बैलेंस्ड। तो इस तरह से आपने इसको बैलेंस करना है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा HNO3। अब मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं करूंगा, बस 1-2 स्टेप के अंदर कंप्लीट कर लेता हूं। सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करना है बेटा, इसके प्लस HI दे विल फॉर्म NO प्लस I2 प्लस H2O। ठीक है, आपके पास नाइट्रिक एसिड है ये और हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये क्या बना रहे हैं बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड, आयोडीन और वाटर बना रहे हैं। तो यहाँ पे +1 होगा बेटा, -2 × 3 -6 और +-5, ये +5 आ जाएगा। यहाँ पे +1 -1, यहाँ पे -2 +2 0 +1 × 2 और -2।
ऑक्सीडेशन स्टेट को आपने साइन कर लिया। इसके बाद जिसकी चेंज हुई है उसी को हमने बताना है, ठीक है। HNO3 प्लस HI दे विल फॉर्म NO प्लस I2 प्लस H2O, ठीक है। अब किसकी चेंज हो गई बेटा, देखिए जरा यहाँ पे, तो +5 से नाइट्रोजन +2 में चला गया, आयोडीन -1 से 0 में गया। तो हम जरा दोबारा लिख देते हैं इसको कि ब्रिज लाइन बना के ये आपके पास रिडक्शन प्रोसेस हो गया, ये वाला आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। अब मैं इसमें इसी एक स्टेप के अंदर कर लूंगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गई, सॉरी यहाँ पे रिडक्शन हो गई है, हियर इज द रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया बेटा, +5 से +2 में आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया है, और आयोडीन -1 से 0 में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया इसने, लॉस किया है। इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दे, इसको मल्टीप्लाई बाई 1 कर दे, तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने करना है यहाँ पे इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखिए HNO3 प्लस HI, ठीक है, और यहां पे क्या है बेटा, दे विल फॉर्म NO प्लस I2 प्लस H2O, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आ गया। अब आपने इसके वैल्यूज को पुट करना है। देखिए HI मल्टीप्लायर को आपने पुट करना है, लेकिन देख के आपने करना है कि भाई पहले से ऑलरेडी यहाँ पे कोई है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें यहाँ पे जो HNO3 है इसके साथ हमें 2 पुट करना पड़ेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। मैं भी आपको रीजन बता दूंगा। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी हमें 2 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को भी बैलेंस करने बाद में, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, हालांकि 1 था तो 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या करना है बेटा, टोटल जो है नाइट्रोजन को बैलेंस करना है दोनों साइड पे। अब आ गया बेटा आपके पास HI। अब HI यहाँ पे अगर मैं 3 लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लायर 3 है, यहाँ पे 3 लगा दूं तो ये हो जाएगा 6, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 6, ठीक है। तो HI 6 के साथ बैलेंस हो गया, देखो आयोडीन 6 हो गया, यहाँ पे 6 बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है, 3 2 6, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा हमें 4, ठीक है। यहाँ पे कितना करना पड़ेगा बेटा, 4 करना पड़ेगा। अब देखिए 4 करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया, तो 2 6, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो गया, ठीक है। अब रह गया बेटा आपके पास क्या, हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है, 6 प्लस 2 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, ये हो गया बैलेंस्ड, ठीक है। दिस इज योर बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन। जो भी हमारा मल्टीप्लायर होगा ना बेटा, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते वक्त जो हम यूज करेंगे, उसी को एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। आपने देखना है दोनों साइड पे कि भाई मैं अगर दोनों वैल्यू वही लगाता हूं तो ओवरऑल इफेक्ट होता है या नहीं होता, तो आपने उसी हिसाब से सोच के आपने लगानी है। इसके बाद अगला है बेटा सिल्वर प्लस H2S प्लस O2, सिल्वर सल्फाइड प्लस वाटर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले Ag प्लस H2S प्लस O2 they will form Ag2O2S प्लस H2O। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखे इसके अंदर। सिल्वर यहाँ पे 0 है बेटा, ठीक है। सल्फाइड -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ऑक्सीजन 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब जिसकी चेंज हुआ है उसी को लिखना है बेटा आपने, ठीक है। Ag प्लस H2S प्लस O2 they will form Ag2S प्लस H2O। अब आप देखिए सिल्वर की चेंज हो गई है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में चला गया, मैं +1 लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि 2 है तो प्लस हो जाएगा फिर। और यहाँ पे सल्फर तो -2 ही है, ऑक्सीजन 0 से -2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम कर सकते हैं बेटा कि सिल्वर जो है वो
ऑक्सीडाइज हो गया है और ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हो गया है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है बेटा, ऑक्सीडेशन, और इसकी रिडक्शन। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को आपने लिखना है। ठीक है, तो इक्वेशन को यहाँ पे मैं लिखता हूं, Ag प्लस H2S plus O2, they will form Ag2S plus H2O। ठीक है, अब अगर आप जरा देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 0 से यहाँ पे चला गया बेटा -2 में, और सिल्वर 0 से +1 में। ठीक है, तो सिल्वर ने क्या किया बेटा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो -1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया बेटा, जबकि ऑक्सीजन ने क्या किया, 0 से -2 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करें, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें, यू विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या करना है बेटा, इन्हीं मल्टीप्लायर को यूज करते हुए बैलेंस करना है। तो पहले मैं लिखता हूं इसको, Ag प्लस H2S plus O2, they will form Ag2S plus H2O। अब आप जरा देखिए, तो यहाँ पे 2 लगाने से क्या हो जाएगा, सिल्वर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिल्वर 4 बैलेंस्ड हो गया, सल्फर 1 है, सल्फर 1 ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, सॉरी सल्फर यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 2, तो सल्फर बैलेंस हो गया बेटा। और इसके बाद रहता है ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 1 है, तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड के जरिए, तो 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब रह गया बेटा हाइड्रोजन, 2 2 4 2 2 4, तो दिस इज योर बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन। ये बैलेंस हमारा हो गया बेटा, रिडॉक्स इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी है बेटा, जिंक प्लस HNO3, जिंक नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2O। इसका भी हम करेंगे बेटा, देखें, जिंक प्लस HNO3, they will form zinc nitrate all twice plus NO plus H2O। ठीक है, अब इसमें भी हम डायरेक्ट कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे जिंक कितना है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, यहाँ पे +2 हो गया। ठीक है, और +1 -2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 -5 +5। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ओवरऑल नाइट्रेट के ऊपर देखें तो -1 होता है। ठीक है, ओवरऑल नाइट्रेट के ऊपर, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ऑक्सीजन कितना है, -2 मल्टीप्लाई बाई 3 to 6 हो गया। ठीक है, 6, और यहाँ पे 6 हो गया बेटा, -6 तो ये हो गया 12। ठीक है, ये 12 हो गया, 12 प्लस 2 10, -10 इक्वेशन को सबसे पहले +10 डिवाइड बाई 2 +5। इसका मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे +2 हो गया, -2 +1 मल्टीप्लाई बाई 2 और -2। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं कि भाई किसकी चेंज हो गई है। अच्छा, इसमें चेंज हुआ है बेटा किसकी, जिंक Zn plus HNO3, they will form zinc nitrate plus NO plus H2O। तो यहां पे मैं लिखना पड़ेगा 0 + 2, और किसकी चेंज हो गया बेटा, इसके बाद चेंज किसकी हुई है, यहाँ पे नाइट्रोजन की +5 से +2, तो जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है बेटा, और नाइट्रोजन की रिडक्शन हो गई है।
नाइट्रोजन की क्या हो गई है, रिडक्शन। जी, अब हम जरा देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और कितने गेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है और रिडक्शन में +5 से +2 में आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या किया उसने, गेन किया है, +3 इलेक्ट्रॉन। मल्टीप्लाई बाई 2 करें, इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करें, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आपके वैल्यूज पुट करें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जिंक के साथ लिखता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं जिंक यहाँ पे लिखता हूँ, क्या बेटा, Zn के साथ अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 3Zn प्लस, अच्छा HNO3, यहाँ पे कितना है बेटा, नाइट्रेट यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, अब मैं यहाँ पे 2 नहीं लगा सकता, वजह ये है कि चलो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, HNO3, they will form 3Zn NO3 whole twice प्लस, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बेटा 2NO, ठीक है, 2NO प्लस H2O। अब आप जरा देखें, जिंक 3 है, जिंक 3 बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 प्लस 2 8, तो मैं यहाँ पे 8 लगा सकता हूँ ना, यहाँ पे 8 लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखें, यहाँ पे कितने हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने हो गए, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 18 19 20, तो मैं यहाँ पे 4 लगा देता हूँ, ठीक है, 4 लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 24। अब हाइड्रोजन देखें, यहाँ पे कितने, 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, तो इस तरह से ये बैलेंस्ड हो गया। दिस इज द बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन, ये बैलेंस्ड हो गया। और आखिरी क्वेश्चन है बेटा, लास्ट वन, दैट इज कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दे विल फॉर्म कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O। ठीक है, इसमें भी हम लिखते हैं Cu प्लस H2SO4, दे विल फॉर्म CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखे बेटा, इसमें यहाँ पे कॉपर 0 है, +1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 मल्टीप्लाई बाई 4 -8 -6, इक्वेशन दूसरे पे लेके जाओ +6, ये +6 हो जाएगा। ठीक है, -8 +2 -6, इक्वेशन दूसरे पे लेके जाओ +6 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाई 4 -8 +6 -8 +2 -6 +6, यहाँ सफर +6 के साथ है। यहाँ -2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 +4, यहाँ पे +1 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे -2। अब हम जरा देखते हैं कि इसकी चेंज हो गई है। अगर आप देखें तो कॉपर Cu प्लस H2SO4, दे विल फॉर्म CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर 0 है, +2 हो गया बेटा, सल्फर तो सेम रहा, यहाँ पे इसमें +6 के साथ था, यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे किसके साथ है, +4 के साथ। कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है और सल्फर की रिडक्शन हो गई है, तो कॉपर कितना हो बेटा, 0 से +2 और सल्फर 6 से +4। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ ना बेटा कि कॉपर की हो गई ऑक्सीडेशन और सल्फर की हो गई है रिडक्शन। अब कितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, कॉपर की केस में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है बेटा, -2 कर लेते हैं और +6 से +4 में आने के लिए +2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सॉरी गेन हुआ है और ऊपर वाले में लॉस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो बाकी हम ऑटोमेटिकली बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं बैलेंस यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ बेटा, Cu प्लस H2SO4, they will form CuSO4 plus SO2 plus H2O। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस करें, कॉपर
एक है, यहाँ पे भी एक है, कॉपर बैलेंस हो गया। सल्फर यहाँ पे कितने, एक, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दे, सल्फर 2 कर दे, ठीक है, H2SO4, तो सल्फर 2 बैलेंस हो गया। अब आगे बेटा ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 है यहाँ पे कितने हैं, 4 + 2 6, तो यहाँ पे 2 लगा दे, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया ना, 2 तो 4 और 8, ठीक है, बैलेंस हो गया, 4 2 8। अब हाइड्रोजन देखें, यहाँ पे कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। दिस इज योर बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन, ये भी हमारा बैलेंस्ड हो गया, ये भी बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। जी, तो बेटा यहां तक हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सरसाइज की हो जाएगी बेटा दी एंड, ठीक है, एक्सरसाइज की दी एंड हो जाएगी। अच्छा, इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ बेटा, आगे जो क्वेश्चंस दिया भाई वो तकरीबन हमें सारे के सारे हमने डिस्कस किया हुआ है आज लेक्चर्स के अंदर भी, और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है, तो मैं उनको दोबारा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है विद कंप्लीट टॉपिक्स, विद कंप्लीट एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ रहे होंगे। देखिए, आप अपना लाजमी कमेंट सेक्शन में अपना जो है ना रिमार्क्स दिया करें, कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है वो रिमार्क्स जरूर आप वहां पे शेयर किया करें। मतलब कोई क्वेश्चन अगर आपका माइंड नहीं है तो क्वेश्चन ना भी बेशक करें, लेकिन आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना रिमार्क्स दे दें। अगर कोई मसला है, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे वहां पे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे भी आंसर करूंगा, ठीक है। तो यहीं पे लेक्चर हम स्टॉप करते हैं बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।